गुड मॉर्निंग बच्चे। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फेडरलिज्म। आज टॉपिक 2 व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चूँकि व्हाट इज़ फेडरलिज्म का डिस्कशन हम फर्स्ट डे ही जो कंटेंट में टॉपिक 1 बना था उसकी चर्चा हमने चैप्टर में ही किया था, इसीलिए उस टॉपिक को हमने अलग से नहीं बनाया है, टॉपिक 2 से शुरू कर दिया है। टॉपिक 1 वही इंक्लूड हो जाएगा उसी के साथ। सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ढेर सारा शुभकामना देते हैं। इसके साथ 10 व्हाट्सएप पर जो स्कूल ऐप बना हुआ है उस पर सिर्फ उतना ही बात की आवश्यकता पर आप चैट करें जितनी आवश्यकता आपको है। अधिक अनर्गल चैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट के टीचर उससे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी ऐसा इनडिसिप्लिन वर्क ना हो जिससे हमारे और आपके बीच का जो एक रिस्पेक्टिव रिलेशंस है वह किसी भी प्रकार में या किसी भी प्रकार से खराब ना हो। इसका ध्यान स्टूडेंट को तो निश्चित ही रखना चाहिए। और इसी के साथ ये मेरा एक छोटी सी सुझाव था, चूँकि आप भविष्य के होनहार समाज के बेहतरीन नागरिक बनने के प्रयास में अग्रसर हो रहे हैं, इसीलिए यह बताना हम उचित समझे हैं, इसीलिए आपके बीच में इस बात को हमने रखा है। आगे हम लोग टॉपिक 2 व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल पार्टीशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंड इंडिया and the constitution decided India as a union of states based on the principles of federation। इसका हिंदी ये हुआ कि भारत की स्वतंत्रता काफ़ी दर्दनाक भरा रहा है, काफ़ी दर्दनायक रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे देश की पार्टीशन 1947 में हुआ और उस समय हमारे देश की आज़ादी का भी यहाँ जश्न मना रहे थे लोग। लेकिन आज़ादी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ वह काफ़ी दर्द भरा कत्लेआम के रूप में माना गया है, इसीलिए इस बात की चर्चा किया है। फिर स्वतंत्रता के बाद जितने भी भारत के प्रिंसली स्टेट थे उन सारे प्रिंसली स्टेट को स्वतंत्र भारत में उसको ज्वाइन कराया गया और भारत और उसके संविधान ने यह निर्णय लिया कि भारत में जितने भी संघीय राज्य है उन सब संघीय राज्य के आधार पर ही इस संघीय सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए यह प्रयास बेहतरीन तरीके से जो रिस्पेक्टिव पर्सन्स थे उनके द्वारा यह कार्य किया गया। पॉइंट नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier system of government, एग्जाम्पल यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको मैं पूर्व के वीडियो में और पूर्व के नोट्स में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड यानी हमारे संविधान ने प्रोवाइड किया है 2 प्रकार के यानी 2 स्तर की सरकार को, जिसमें एक संघ की सरकार और दूसरा राज्य की सरकार के नाम से हम जानते हैं। पॉइंट 2 है लेटर द 3rd टायर ऑफ फेडरेशन वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटी। बाद में तीसरा स्तर की भी सरकार को इसमें जोड़ा गया जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जाना गया। तीसरा पॉइंट, ऑल दीज टायर्स इंजॉय सेपरेट पावर्स। और भारतवर्ष में जितने भी स्तर की सरकार बना उन सभी को अलग अलग पावर दिया गया और उसी पावर में वो अपना काम करेंगे, इसीलिए सेपरेट पावर इंजॉय की चर्चा यहाँ पर किया गया।
अगला पॉइंट है वेरियस प्रोविजंस दैट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। बहुत सारे प्रोविजन है जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि भारत संघीय प्रदेश बनाता है। वो कैसे? तो इसमें भी हमने पॉइंट दिया है कि थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर। आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और वह डिस्ट्रीब्यूट आपको हम शुरू में पहले वाले नोट्स और वीडियो में भी हम बोले होंगे कि जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वह लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के रूप में है, उसी की चर्चा कर रहा है कि थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर्स। दूसरा है स्पेशल पावर टू सम स्टेट, यानी कुछ राज्यों को स्पेशल पावर भी दिया गया, हालांकि अब वो नहीं रहा, लेकिन चर्चा बुक में है तो रहेगा ही। तीसरा है यूनियन टेरिटोरी, जो संघ शासित राज्य है उसकी भी बारे में चर्चा किया गया। उसके बाद है चौथा प्रोसीड्योर टू मेक चेंजेज इन पावर, और ये भी प्रोसीड्योर है कि पावर को भी बदला जा सकता है। पांचवा में है इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ जुडिशरी। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में जुडिशरी का जो रोल है वह काफ़ी स्वतंत्र है, किसी का दबाव उस पर नहीं चलता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसको कहा जाता है। आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, हमारे भारतवर्ष की संविधान यह प्रदान करता है कि थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर थ्री लिस्ट। कहता है कि जो की पावर को विभाजित किया गया वह विभाजित सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया गया, और इसी के आधार पर इसी के अंडर में थ्री लिस्ट सिस्टम का भी जिक्र किया है। लिस्ट का मतलब सूची होता है, संविधान में सूची का प्रावधान किया गया है, और किस सूची में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, वो क्लासिफिकेशन में हम लिस्ट सिस्टम में बताया थे आपको। तो इसमें दिया गया है कि इसमें पहला पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स 97 subjects of national importance because government needs a uniform policy on these matters throughout the unitary like defense, banking, currency। यानी कहता है कि संघ सूची में यह शामिल किया गया है, यानी 97 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण यानी राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने यूनिफॉर्म पॉलिसी की आवश्यकता के हिसाब से इस मैटर को देश के अंतर्गत यानी जोड़ा गया है। यानी अब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पर जो नेशनल इंटरेस्ट के जितने सब्जेक्ट है उस सब्जेक्टों को इसमें इंक्लूड किया है, इसमें किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं चलता है, जैसा कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, ये सब जितने भी हैं ये सभी 97 सब्जेक्ट नेशनल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो सेपरेट पावर है इसका। दूसरा में है स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स 66 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लेवल इम्पोर्टेंस, एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। कहता है कि राज्य सूची में 66 विषय को शामिल किया गया है जो राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित है, जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट, व्यापार, एग्रीकल्चर, ये सब जितना है सब स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची, कि कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स 47 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट लाइक एजुकेशन, मैरिज एंड फॉरेस्ट। कहता है कि जो समवर्ती सूची है संविधान के अंतर्गत उसमें 47 सब्जेक्ट्स है, और इसमें कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाने का मतलब प्रोविज़न है, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट के लिए भी सेपरेट कानून बना सकती है। वह जो विभाग है, वह जो डिपार्टमेंट है, वह शिक्षा है, मैरिज है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ जो है यह
सब्जेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट भी फ्रीली वर्क कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब वर्क या कानून बनाएगी तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को बाध्य होकर मानना पड़ता है। यह समवर्ती सूची के अंतर्गत यानी कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत। लास्ट में जो अंतिम लिस्ट को जोड़ा गया है, 10 सब्जेक्ट्स which do not fall in any of the three lists are included in recess duty list like computer, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। यानी बाद में जितने भी कानूनी रूप से यह प्रावधान तय किया गया भारत सरकार के द्वारा और नई कानून बनाया गया, इन तीनों लिस्ट के अलावा एक रेसिस्टिवली लिस्ट बनाया गया जो शेष सभी नई नई कानूनों को उसमें जगह दिया गया। इसीलिए यह रेसिस्टिवली सब्जेक्ट को के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये सब शेष रेसिस्टिवली लिस्ट में ही रखा गया। इसको हम शेष सूची कह सकते हैं। आगे है, सम स्टेट्स इन इंडिया इंजॉय स्पेशल पावर लाइक जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here। कहता है कि कुछ राज्य है जिसको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, जिसको विशेष दर्जा हम कहते हैं, उस विशेष दर्जा के अंतर्गत इसको रखा गया। हालांकि अब जो जम्मू कश्मीर की चर्चा है यह पहले था, वर्तमान में अब खत्म है, लेकिन बुक में है तो इसकी चर्चा हमने कर दिया है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था, और वह भारत इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स, और भारतीय लोग वहाँ पर अस्थायी रूप से अपने घर न बना सकता था, न ज़मीन खरीद सकता था। और यहाँ किसी भी प्रकार से संबंधित जम्मू कश्मीर के एक्सेप्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर में जा कर के यह किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते थे। हालांकि यह पहले यहाँ हमने लिख दिया है नॉट नाउ, यानी अब नहीं, यह पहले था। आगे है, सम टेरिटोरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। कहता है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जिसको पावर स्टेट के रूप में नहीं दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज कॉल्ड द यूनियन टेरिटोरी। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन वह पावर का इस्तेमाल खुद केंद्र की सरकार करती है, वह केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है, यूनियन टेरिटोरीज कहलाता है। आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में 9 यूनियन टेरिटोरीज हो चुके हैं, पहले 7 थे, अब 9 हो चुके हैं, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को नया जोड़ा गया। आगे है, इट इज नॉट ईजी टू मेक changes in the power sharing between the union and the state government. Any change has to be first passed by both the House of Parliament with at least 2/3 majority, then it has to ratified by at least half of the total states। कहता है कि it is not easy, कानून को बदलना आसान बात नहीं है। चूंकि सत्ता की साझेदारी जिस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में किया गया है, उसमें किसी भी चीज़ की बदलाव यानी कोई भी बदलाव अगर करना है तो उसके लिए फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउसेस, कोई कानून लाना पड़ता है, चाहे वह अमेंडमेंट का बिल हो, चाहे न्यू वर्क कानून हो, तो उस कानून को सबसे पहले पार्लियामेंट में लाना पड़ता है और पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से गुजरना पड़ता है और 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कराना होता है, तब जा कर के यह कानून बदलता है। उसके बावजूद भी देन इट हैज़ टू रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ये इसमें भी जितने स्टेट्स है उसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की मतलब एडवाइजरी आवश्यक है, यानी उसकी सहमति आवश्यक है, अन्यथा यह उस कार्य से संबंधित बातों को एक्सेप्ट कानूनी रूप में नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है और अंतिम है, द जुडिशियरी प्लेज। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में जुडिशियरी इंडिपेंडेंट प्ले रोल करता है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव नहीं चलता है और संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको इंडिपेंडेंट रोल दिया गया है। और इसका अपना चूँकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशंस जो बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशंस को सही रूप में अगर प्रोटेक्ट करने की बात जो की जाती है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन ही उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है और कोर्ट ही उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट का मतलब अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट।
वही बात दिया है, द जुडिशियरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द प्रोसीड्यूर्स। यानी कि न्यायपालिका एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अगर संवैधानिक तरीके से किसी भी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट किया गया है या प्रोसीड्यूर्स किया गया है तो वह निश्चित रूप से यह काम न्यायपालिका कर सकता है और न्यायपालिका के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, जो टॉपिक इंटरनल क्वेश्चन हम बनाए हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। हम बार बार कहते हैं कि जो नोट्स है उस नोट्स को बार बार पढ़िए। अगर बुक एनसीईआरटी है तो बुक भी पढ़िए और बुक और नोट्स पढ़ के सारा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस नोट्स को जितने भी नोट्स दिए हैं उसी नोट्स को बार बार पढ़िए, क्योंकि ये नोट्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप मैसेज छोड़ेंगे और उस मैसेज को हम देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि एक में इन व्हिच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज एजुकेशन के, कहता है किस सूची में भारतीय संविधान को रखा गया है। यानी इन व्हिच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज, हाँ, भारतीय संविधान के किस सूची में शिक्षा को रखा गया है और क्यों। दूसरा है कि हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की गार्डियन कौन है। तीसरा है कि व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल स्टेटस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है। चौथा नंबर है नेम द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखे। पांचवा है व्हिच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है गिव द सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में कौन सा विषय को रखा गया है। व्हाट आर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या है। व्हिच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट को सम्मिलित किया गया है। नौवां क्वेश्चन है नेम द वेरियस टायर्स ऑफ द फेडरलिज्म, वेरियस टायर्स ऑफ फेडरलिज्म के नाम लिखना है आपको। 10वां क्वेश्चन है इंडिया अ फेडरल कंट्री, यानी भारत एक संघीय देश है, उसको उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। तो डू इंटरनल क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको हमने दिया है। इत्मीनान से इसको वीडियो के सुनिएगा, वीडियो थोड़ा लेट से पहुंचता है, इसके लिए चूँकि मैं दोषी नहीं हूँ, यह आज के डेट में नेट पर इतना लोड हो चुका है जो मेरे यहाँ काफ़ी स्लो चलता है और इसी के कारण हम लेट से वीडियो भेज पाते हैं। यूट्यूब पर भी भेजते हैं तो 2-2 दिन 3-3 दिन पर यह अपलोड होकर के आता है, तब हम भेजते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट वीडियो भेज देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।